हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप सो अच्छे ही होंगे। चलिए, आज हम अपना एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो 10th की वीडियो डाली थी, आज से हम एक 12th की वीडियो भी डालने जा रहे हैं। 12th की वीडियो को आज 12th की केमिस्ट्री को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम समझेंगे 12th की केमिस्ट्री। 12th की केमिस्ट्री समझेंगे। मेरी इससे पहली वीडियोस में आप सभी को पता चल गया होगा कि क्या है क्या नहीं है, कितने हमने कितना पढ़ लिया, कितना नहीं पढ़ा, किस तरीके से नहीं। आज जो हम 12th की केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, केमिस्ट्री को मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। 11th में आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। केमिस्ट्री के दो पार्ट्स पढ़ेंगे अपनी केमिस्ट्री में। एक आपने पढ़ी होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक तरीके से आपने ठीक पढ़ा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, और बेटा दूसरा पढ़ा था आपने ऑर्गेनिक वाला केमिस्ट्री का पार्ट। कितना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, ठीक है। वैसे 11th में आपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के साथ साथ एक पार्ट और पढ़ा होगा इसमें, फिजिकल केमिस्ट्री का। ओके, एक पार्ट और पढ़ा होगा आपने, फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट भी पढ़ा होगा। मेरा बस आपसे यही है, ऑर्गेनिक का आपको वहाँ पर बहुत हल्का सा ओवरव्यू दिया गया था। मतलब एक दो चैप्टर ऑर्गेनिक क्या होती है, किसकी स्टडी करती हैं, क्या क्या कार्बन्स के बारे में, उसके कंपाउंड्स के बारे में, सिर्फ इतना ही आपको 11th में ऑर्गेनिक को दिया गया था। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 12th की बात करते हैं, तो 12th में बेटा कुछ ऐसा है कि जब 12th की केमिस्ट्री पढ़ती हैं, एक पर्टिकुलर बुक हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक पर्टिकुलर बुक हो जाती है, और एक आपको मिलती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप उसमें फिजिकल वाला पार्ट भी उसी में समझते हो आप, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक वाला भी पार्ट उसी में समझते हो बेटा। पार्ट्स वही है, उसी तरीके से डिवाइड किया गया है। बस वहाँ पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को दोनों को एक साथ मिलाकर ऑर्गेनिक की कुछ चैप्टर दिए गए थे। यहाँ पर एक पर्टिकुलर बुक दी गई है, और जिसमें लगभग चैप्टर 7 से 8 चैप्टर, लगभग पूरी केमिस्ट्री के जितना भी आपका 12th का सिलेबस है, उस पूरे 12th के सिलेबस का लगभग ये मान के चलो कि 50% पोर्शन इतना इसमें आता है। अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर 70 मार्क्स का पेपर आता है इसका। कितने मार्क्स का पेपर आता है बेटा? इसका आता है 70 मार्क्स का पेपर। चलो मैं बता देता हूँ पेपर के बारे में, फिर अपने चैप्टर के बारे में चलेंगे। तो ये है कि 70 मार्क्स का अपना पेपर आना है। कितने का? अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स का 70 मार्क्स का पेपर आना है, ठीक है। और इसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 30 मार्क्स का। आप सभी को अगर प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत आती है तो प्रैक्टिकल का बता दीजिए, मैं प्रैक्टिकल पर वीडियो बना दूँगा। तो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। इसमें 70 मार्क्स में आपका 50% तो आती है आपकी सेकंड बुक से, और 50% आता है आपका फर्स्ट बुक से। मतलब आपके पास दो बुक है केमिस्ट्री के दो पार्ट्स है आपके पास। एक है आपका पार्ट 1 और एक है आपके पास पार्ट 2। पार्ट 1 जो आता है वो आपका इनऑर्गेनिक वाला पार्ट आता है, और पार्ट 2 जो आता है वो आपके पास ऑर्गेनिक वाला पार्ट आता है, ठीक है। ये बात याद से रखिए, पार्ट 1 जो केमिस्ट्री का है आपके पास वो है इनऑर्गेनिक वाला, और जो पार्ट 2 है आपके पास वो है ऑर्गेनिक वाला, ठीक। आज जो हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में आपके लगभग जो चैप्टर आते हैं वो 7 से 8 चैप्टर इसमें आते हैं, और लगभग 7 से 8 चैप्टर इसमें आते हैं। तो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उस केमिस्ट्री में से भी आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बेटा सॉल्यूशन। कौन सा चैप्टर समझने जा रहे हैं? वो समझने जा रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। ओके, तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखो, जैसे आपने 9th में एक बात समझी होगी। 9th में आपने समझा था कि मिक्सचर जो होते हैं, मिक्सचर जो पार्ट होता है, मिक्सचर आपको पता है, मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर कोई कंपोजिशन बनाते हैं, उस कंपोजिशन को हम मिक्सचर का नाम देते हैं। तो मिक्सचर के हमने दो पार्ट समझे थे। एक समझा था हमने होमोजीनियस मिक्सचर, एक समझा था हमने होमोजीनियस मिक्सचर, और एक समझा था बेटा हमने कौन सा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक समझा था हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन का नाम देते थे, इसको ही हम सॉल्यूशन का नाम देते थे, और ये आपका हेट्रो वाला ही था। अगर होमोजीनियस की बात करते हैं तो होमोजीनियस में क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब जो भी कंपोनेंट्स हम मिला रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मली बात करते हैं। जैसे मैंने अभी इसमें बताया कि मिक्सचर जो होता है वो टू और मोर
कंपोनेंट से मिलकर बनता है, 2 और मोर कंपोनेंट से मिलकर बनता है। वैसे ही अब जो अपने सिलेबस की बात अगर हम करें, अपने सिलेबस में सिर्फ किन कंपोनेंट्स के बारे में बात बताया गया है अपने चैप्टर में, या अपने सिलेबस की बात करें किस तरीके के होमोजीनियस के बारे में बताया गया है। होमोजीनियस के बारे में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ कितने कंपोनेंट्स हो बेटा, उसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हो। कितने कंपोनेंट्स हो, 2। और जिनमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम बाइनरी सॉल्यूशंस बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो एक बात तो यहाँ से ये समझ में आ गई कि हमें जो सॉल्यूशन समझना है, हमारे सिलेबस के अंदर जो सॉल्यूशंस की जिक्र किया गया है, सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करना है, दूसरे सॉल्यूशन के बारे में स्टडी नहीं करना। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होंगे। अगर हम इन कंपोनेंट्स की बात करते हैं, अगर हम इन कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो आप याद रखेंगे एक कंपोनेंट कहलाता है सॉल्यूट और एक कंपोनेंट कहलाता है इनका सॉल्वेंट। एक कंपोनेंट कहलाता है सॉल्यूट और एक कंपोनेंट कहलाता है सॉल्वेंट। ये बात क्लियर है। जो ये हम बाइनरी सॉल्यूशन समझने जा रहे हैं, इन बाइनरी सॉल्यूशंस में से जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट होगा बेटा सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट ये होता है कि जो किसी भी सॉल्यूशन को मीडियम प्रोवाइड कराता है, विच प्रोवाइड मीडियम, विच प्रोवाइड्स द मीडियम, which provides the medium to the solution। किसी भी सॉल्यूशन को मीडियम प्रोवाइड कराने वाला, मतलब जिसका मीडियम सॉल्यूशन में पाया जाता है, जिस मीडियम का हम सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, उस पार्ट को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो उसमें मिक्स किया जाता है, विच डिजोल्व द पार्ट इन द सॉल्वेंट, जो पार्ट सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। इस सॉल्वेंट को कभी कभी कुछ इस तरीके से बता दिया जाता है, इन द सॉल्यूशन विच पार्ट इज प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ऐसे लिख लेंगे, विच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट टू द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात है। समझ गई बात को। चलिए, आई होप सो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। गुड। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बात पर। अगर हम बात करें कि जो हमें देखिए, जैसे मीडियम का मैंने बताया, तो अगर हम सॉल्यूशन बात करें तो सॉल्यूशन बेटा कितने तरीके के हो सकते हैं। सॉल्यूशन आपके 3 मीडियम पर हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है सॉलिड मीडियम पर सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपका लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा, एक आपका गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा, एक आपका लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा, एक आपका सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा, एक आपका गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, इस सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो कौन सा होगा, वो सॉलिड होगा। इस लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा, इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, वो लिक्विड होगा। और इस गैसियस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, वो गैस। ठीक है, इसमें जो सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन सा होगा, वो आपका सॉलिड होगा। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन सा होगा, वो लिक्विड होगा। और गैसेस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन सा होगा, वो गैस होगा। अब सॉल्यूट जो है, अब जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट वो तीनों पार्ट्स में कौन सा, लिक्विड भी हो सकता है बच्चा, वो सॉलिड भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकता है। अब एक्चुअली अब हम ये समझने जा रहे हैं कि अगर सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा तो वो कोई किस किस एग्जाम्पल के साथ बनेगा, आपका लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा वो किस किस एग्जाम्पल के साथ बनेगा, ये सारी बातें अब हम देखने जा रहे हैं। चलिए पढ़िए आगे। ठीक है, एक तरफ लिख रहा हूँ मैं सॉल्यूशंस और एक तरफ लिख रहा हूँ मैं इसमें ये मिक्सचर्स। ठीक है, इनके साथ अगर हम देखें, जरा देखो, ये तो हो गया आपका सॉल्यूट, ज़्यादा से लिखता हूँ ऊपर से, ये हो गया आपका सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट, और ये हो गए इनके एग्जाम्पल्स, ये उनके एग्जाम्पल्स। सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट आपका लिक्विड भी हो सकता है, और सॉल्यूट आपका गैस भी हो सकता है।
सॉल्वेंट मान लिया, सॉल्वेंट आपका पहला कौन सा सॉल्वेंट मान के चलते हैं कि बेटा पहला जो सॉल्वेंट आपसे बनाया गया है, या जो हम पहला सॉल्वेंट बनाना चाहते हैं, वो पहला सॉल्वेंट हम गैस का सॉल्वेंट बनाना चाहते हैं, मतलब एक क्या बनाना चाहते हैं, वो गैसेस सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाया जाता है। ये बात मैंने अभी बताई आपको कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाया जाता है। मतलब अगर हम फिगर से इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, ये हमने इस तरीके से, ये मान लिया हमने क्या बनाया, ये एक बीकर बनाया, और इस बीकर में जो हमने ये प्रेजेंट किया है, ये क्या है, सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्वेंट। और अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम ये वाला पार्ट, तो ये होगा सॉल्यूट। ये वाला पार्ट कौन सा होगा, सॉल्यूट। तो आप याद रखोगे हमेशा क्या है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है, सॉल्वेंट को सॉल्यूट में मिक्स नहीं किया जाता। कभी ये सोचो सॉल्वेंट को सॉल्यूट में मिक्स किया जाता है, तो आप ये बताइए, आपको हमेशा याद रखना है कि सॉल्यूट को ही सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है। ठीक है, चलो। तो अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया जा रहा है, तो यहाँ हमने क्या काम किया कि इस स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ेंगे कि सॉलिड डिस्पर्ज इन गैस, सॉलिड डिस्पर्ज इन गैस। अगर किसी सॉलिड को एक गैस में डिस्पर्ज करते हैं, तो जैसे आप एग्जांपल समझते हो, कौन सा एग्जांपल समझते हैं कि अगर किसी भी सॉलिड को गैस में डिस्पर्ज किया जाता है, तो ये होगा कैम्फर नाइट्रोजन, कैम्फर और नाइट्रोजन गैस। जो कैम्फर नहीं होता, कैम्फर जो होता है, कैम्फर का एग्जाम्पल होता है, अरे कपूर का एग्जाम्पल नहीं होता है यार, कपूर का एग्जाम्पल होता है जो कपूर, इसी का तो एग्जाम्पल है। अगर किसी लिक्विड को गैस में डिस्पर्ज किया जाता है, किसी लिक्विड को गैस में डिस्पर्ज किया जाता है, तो आप बताएंगे किसी भी लिक्विड को गैस में डिस्पर्ज करने का मतलब है कि मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोजन गैस। किसका मिक्सचर बेटा, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जानते हो क्या होती है, क्लोरोफॉर्म एक निश्चेता गैस होती है, क्लोरोफॉर्म एक निश्चेता गैस होती है। क्लोरोफॉर्म मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है, क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड फॉर्मेट में होती है, सॉरी, क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है और नाइट्रोजन एक गैस है। क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है और नाइट्रोजन एक गैस है, इसमें से क्लोरोफॉर्म को डिस्पर्ज किया गया है। क्लोरोफॉर्म को क्या किया गया बेटा, डिस्पर्ज किया गया है, किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर। किसी भी गैस को गैस में मिलाने से बनते हैं एरोसोल्स। किसी भी गैस को गैस में मिलाने से क्या बनते हैं, एरोसोल्स बनते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, एयर वाला देख सकते हो, एयर गैसेस का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है एयर का एग्जांपल देख सकते हो। तो ये सभी के सभी इस तरीके का एग्जांपल्स है। यहाँ पर ये जो कैम्फर वाला एग्जांपल है, या आप ऐसा देख सकते हो जो कोहरा वगैरह होते हैं, जो फॉग वगैरह होते हैं, वो इसी के एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि एयर के अंदर जब डस्ट के पार्टिकल्स बन जाते हैं, तभी आकर ये कोहरे वगैरह, ये सारी चीज़ें इसी फॉर्मेट में बनती है। तो ये सभी के एग्जाम्पल इसका है। तो दूसरा अगर हम समझने जा रहे हैं, वैसे ही कि अगर हम सॉलिड को, लिक्विड को और बेटा गैस को किस में मिलाएं, लिक्विड में मिलाएं। ध्यान से समझना बात को। यहाँ पर अब की बार हमने मीडियम कौन सा प्रोवाइड करा दिया, अब की बार हमने लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करा दिया, और हम सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को मिलाना चाहते हैं लिक्विड में। तो इसका मतलब क्या है कि सॉलिड डिस्पर्ज इन लिक्विड, सॉलिड डिस्पर्ज इन लिक्विड। अगर किसी भी सॉलिड को डिस्पर्ज करते हैं लिक्विड में, किसी भी सॉलिड को डिस्पर्ज करते हैं किसमें बेटा, लिक्विड में, सॉलिड डिस्पर्ज इन लिक्विड। तो आप ये समझोगे किसी भी सॉलिड को अगर डिस्पर्ज किया जाए लिक्विड में, तो ये एग्जांपल आप हाँ, ये ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। तो सबसे पहले कौन सा लिखोगे, ये लिखोगे ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। जब ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, तो आप ये एग्जांपल समझोगे इस तरीके से। लिक्विड को लिक्विड में, किसी का भी एग्जांपल मिल्क का और इसका, मिल्क और वाटर का ही एग्जांपल, ये बिल्कुल इस तरीके से आसानी से समझ सकते हो। किसी भी गैस को लिक्विड में, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हम पीते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स सभी इसी का एग्जांपल है। सॉफ्ट ड्रिंक सभी की सभी इसी का एग्जांपल है। आपने देखा होगा ना, वो सोडा आता था, जो पीने वाला आता था, जो 5 या 3-4 रुपये का जो गिलास आता था पहले, वो उसमें पीते थे, पानी में गैस को डिस्पर्ज किया जाता था, वो सॉफ्ट ड्रिंक वाला एग्जांपल ये वाला एग्जांपल है। तो ये सभी इस तरीके से याद रखना है। अगर हम तीसरे वाले की बात करें, जिसमें लिक्विड सॉलिड के अंदर गैस को इसमें डिस्पर्ज किया जाएगा, तो मैं यही इसी से समझा देता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से रख करके इसको। ठीक है, अगर हम मीडियम मान के चलो किसका प्रोवाइड कराते हैं, सॉलिड का प्रोवाइड करते हैं, मतलब सॉलिड को सॉलिड में मिला रहे हैं, तो बेटा बनता है अमलगम। क्या बनता है, अमलगम। अमलगम आप जानते होंगे क्या होता है, अमलगम हमेशा मरकरी बनाती है। अमलगम कौन बनाती है,
मरकरी बनाती है। मरकरी के साथ हम जिसको भी मिलाएंगे उसी का अमलगम बनेगा। जैसे मरकरी के साथ मैंने किसको मिला दिया, Zn को मिला दिया, तो ये कहलाएगा बेटा जिंक अमलगम, ये कहलाएगा जिंक अमलगम, ये होगा जिंक अमलगम, इसे बोलते हैं जिंक अमलगम। ठीक है, आप याद रखेंगे क्या कहलाता है, ये कहलाता है जिंक अमलगम। जैसे मान लिया हमने मिलाया सोडियम के साथ मिला दी मरकरी को, तो ये कहलाता है बेटा सोडियम अमलगम, ये कहलाता है सोडियम अमलगम, ये क्या कहलाता है, सोडियम अमलगम कहलाता है। तो आप ये सारी बातें याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ओके, चलिए अब हम समझते हैं कि अगर किसी सॉलिड को गैस में, पहले गैस वाले का देख लेते हैं। तो आप बताएंगे कि जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम किसका काम करते हैं, रिमेंबर हो आपको 11th में आपने पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो रिएक्ट करती है किसी ऑर्गेनिक के एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो कैटलिस्ट की जो रिएक्शन है, मतलब प्लेटिनम जो होगा या प्लेडिनम जो होगा, ये जब रिएक्शन करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन को इनके साथ मिलाया जाता है, तो ये किसी भी सॉलिड के सरफेस पर गैस को डिस्पर्स किया जाता है। तो ये इसका एक एग्जांपल है। और अगर हम बात करते हैं किसी भी सॉलिड को सॉलिड में डिस्पर्स किया जा रहा है लिक्विड, किसी भी सॉलिड में डिस्पर्स किया जा रहा है बेटा लिक्विड, तो आप ये समझेंगे सॉलिड में सॉरी, ये तो एग्जांपल है बेटा इसका अमलगम का, क्योंकि मरकरी लिक्विड में होती है ना, मरकरी तो होती है लिक्विड में होती है, ये वाली बात है। याद रखें कि मरकरी एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो आप ये याद रखेंगे। तो सॉलिड को सॉलिड में मिलाने के बाद बेटा एलोएज बनते हैं। क्या बनते हैं, एलोए बनते हैं। सॉरी, इस बात के लिए क्या बनते हैं बेटा, एलोए बनते हैं। जब किसी भी सॉलिड को सॉलिड में मिलाया जाता है तो वो एलोए बनाता है। तो कोई से भी एलोए देख लीजिए आप, बहुत सारे एलोए हैं। जैसे हम एक एलोए बना देते हैं, कॉपर का निकल का मिलाकर बनाते हैं, कॉपर में आयरन मिला देते हैं, और स्टील वगैरह भी, ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स जितना है। एक जैसे ये होता है, आप इसका समझ सकते हैं पीतल, पीतल भी इसी का एग्जांपल है, मतलब ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं। ये सारे एग्जांपल इसी तरीके से जितने भी एलोइज होते हैं आपके, ये सारे एलोइज किसका काम करते हैं, ये सॉलिड को डिस्पर्स किया गया है सॉलिड में, जिसकी वजह से हमारे एलोय बनते हैं। चलिए यहाँ से कभी कभी आपसे देखो क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट भी जान लो। आप क्या जान लो, क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट भी जान लो कि अगर किसी भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेनली बात यही आती है बच्चे को, हर टीचर, मैं ये नहीं कहता बेकार पढ़ाते हैं, जैसे भी हर टीचर क्या काम करता है, उसे बच्चे को क्वेश्चन कंटेंट पढ़ा दिए कि हमारे पास ये कंटेंट है, ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, ये ठीक है। लेकिन आपको मेरी एक पर्सनली आपको एडवाइस है, सभी को ये बात समझनी चाहिए कि उस पॉइंट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि इससे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या इससे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी, ये बात समझने का मतलब है कि आपने इस बात को जान लिया कि एग्जामिनर किसी भी तरीके से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको अब इससे बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं। बेटा देखो, 12th में आने के बाद आपका लेवल इतना अच्छा हो जाना चाहिए केमिस्ट्री को लेकर, पर्सनली ये केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए। केमिस्ट्री को लेकर इतना अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एग्जामिनर पूछना एग्जैक्टली क्या चाहता है, और दूसरी बात ये कि एग्जामिनर इस बात को कैसे पूछ सकता है। हमने इसमें एक जरा सी बात समझी, ये वाली बात तो वो कहेगा नहीं कि आप अगर इसको इसमें डिस्पर्स करते हैं तो किस तरीके का बनता है, नहीं, वो क्वेश्चन यहाँ से पुट करता है, इस वाले क्वेश्चन से पुट करता है कि जो ये क्या कहते हैं, अगर किसी भी मेटल को किसी दूसरी मेटल में डिस्पर्स किया जाता है तो ऐसे बनने वाले सॉल्यूशन को हम किस नाम से जानते हैं। तो बेटा आप बताओगे एलोए के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा कि अगर किसी भी गैस को गैस में मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो एरोसोल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो एरोसोल कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा, वो एरोसोल कहलाता है। और अगर किसी भी जैसे एग्जांपल देख लिया कि इट्स अ एग्जांपल ऑफ व्हेन अ मेटल इज व्हेन अ हाइड्रोजन गैस डिस्पर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल which is used as a catalyst, या which behaves as a catalyst, this is the example 4। किसके लिए ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल किस सॉल्यूशंस के लिए, किस तरह की ये सॉल्यूशन फॉर्मेट करता है। तो आप बताओगे इट्स अ एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड मिक्सचर, इट्स द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, जिसमें
जिसमें गैस डिस्पर्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। तो ये इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ऐसे ही धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के बारे में भी जानेंगे कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसा नहीं। ये सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। बेटा मेरी कोशिश आपको पूरी ऐसे रहेगी कि मेरे पास पढ़ने वाला हर एक स्टूडेंट एक छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात में कन्फ्यूज़न हो, कोई टफ से टफ बात जो भी होगी वो भी आपको इतनी इजी वे में समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि वो आपके लिए टफ ना बने। ये मेरा एक एफर्ट रहेगा आप सभी के साथ, ठीक है। चलिए अब बात आती है, हमने बेटा सॉल्यूशन तो बना लिया। अब हमने सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन बनाने हमने सीख लिया कि किसको किसमें मिलाएंगे, इसको इसमें। अब जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो अब बात आती है सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने की, कि सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट भी किया जाएगा। आई मीन कि जैसे मैंने कहा, कोई कहता है कि भाई मुझे 1 लीटर चाहिए, तो कोई भी चीज़ अमाउंट में होगी। अगर किसी भी सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना होता है, कंसंट्रेशन का एक तरीके से बोल सकते हैं अमाउंट, किसी भी अमाउंट को रिप्रेजेंट करना है कि मैंने जो सॉल्यूशन बनाया किसको कितना और किसको कितना लेकर मिलाया। जैसे मेरे पास ये 2 कंपोनेंट थे, ये सॉल्यूट था, ये सॉल्वेंट था। मैंने इस सॉल्यूट को इसके अंदर कितना मिलाया, इसका मैंने इसमें कितना मिलाया, या इन दोनों की कंपोजिशन को मैंने किसमें कितना मिलाकर बनाया। ये सारी की सारी बातें अब हम जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हम पॉइंट कौन सा समझ जा रहे हैं, हम समझने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन या ऐसा नहीं, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन लिख लेते हैं। बेटा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कितने तरीके से किया जा सकता है वो सारी बात जान लेते हैं। पहला देखो, ये बात आपने 11th में भी समझी है, यहाँ पर भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पर एक दो बात थोड़ी एक्स्ट्रा आ जाती है। पहली बात हम समझते हैं, पहली बात हम समझते हैं कि इसमें समझ लेते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन समझ लेते हैं, पॉइंट समझेंगे, मोल फ्रैक्शन समझेंगे। दूसरी बात इसमें हम मोलैरिटी समझ लेंगे, मोलैरिटी क्या होती है। तीसरा पॉइंट इसमें हम समझ लेंगे मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी को समझ लेंगे, मोलैलिटी को समझ लेंगे, मोलैलिटी को समझ लेंगे। इसमें 4 पॉइंट ppm समझ लेंगे, ppm पार्ट्स पर मिलियन समझ लेंगे। इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन ये समझ लेंगे। 5th पार्ट इसमें समझ लेंगे, मोलैरिटी होगा, ये होगा, ये होगा। एक फॉर्मेलिटी भी समझ लेंगे, चलो ये बात आपको बहुत कम मिलेगी, फॉर्मेलिटी समझ लेंगे। अगर आप कहते हैं तो नॉर्मेलिटी भी समझ लेंगे, नॉर्मेलिटी भी समझ लेंगे बेटा। चलो अगर हम बात करते हैं तो 7th पार्ट की ppm हो गया, ये हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, और क्या बचता है, और मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, ppm, ठीक है। इतनी बात समझ लेंगे। इतनी बात को समझने के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कि मोल फ्रैक्शन किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट किया जाता। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को समझो। ओके देखो, आपको मोल्स के बारे में पता होगा, मोल्स क्या होते हैं क्या नहीं होते। मोल्स को तो आपको इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है कि मोल्स क्या होते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए, क्या क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर किसी भी गिवन कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं तो हम क्या काम करते हैं कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से हम निकाल लेते हैं किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर इसमें कितने मोल्स है। एक आवोगाद्रो नंबर आता है, एक आवोगाद्रो नंबर आता है जिसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स में N0 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसको हम 6.022 इंटू 10⁻23 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस 1 मोल ऑफ अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये सभी के सभी एक मोल के अंदर इतने प्रेजेंट होते हैं। ये मोल की बात, छोटी सी बात। लेकिन मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो मान के चलिए ये मेरे पास एक सॉल्यूशन बनाया मैंने। इस सॉल्यूशन के अंदर एक पार्ट है बी, दूसरा पार्ट है आपके पास ए। ओके, इस सॉल्यूशन के अंदर ये क्या है, एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में क्या है बेटा, कि एक पार्ट है इसमें ए, दूसरा पार्ट है इसमें बी। अगर आपसे बोला जाए मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का वे। अगर आप ए का मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इससे आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, कभी भी इससे डेफिनेशन नहीं आती, इससे सीधा न्यूमेरिकल आएगा, इससे सीधा न्यूमेरिकल आएगा। जिससे डेफिनेशन पूछी जाएगी वो डेफिनेशन आपको बता दी जाएगी, या अगर डेफिनेशन आ भी जाती है कभी, वैसे डेफिनेशन आती नहीं है नॉर्मली, उससे सीधा क्या आता है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो कैसे, अगर हम देखें मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब ए, अगर कोई इस सॉल्यूशन के अंदर एक पार्ट ए है एक पार्ट बी है, अगर मैं ए पार्ट के निकालना चाहता हूँ मोल फ्रैक्शन, तो इसके लिए क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मान लिया इसके मोल फ्रैक्शन को, वैसे मोल फ्रैक्शन को नॉर्मली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि x1, इसे मैंने लिख लिया x1, सॉरी इसे लिख लिया मैंने x, ये हो गया x1 और ये हो गया x2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने मोल्स हैं, मतलब सॉल्यूशन में ए और बी है, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा, ए और बी के मोल, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स को ये तो हो गया इसका, इसके नंबर ऑफ मोल्स को मान लिया हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन ए से, और इसके बेटा नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं N2 से। तो ये हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी कि x2, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके नंबर ऑफ मोल्स, बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N2, ये मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था, इसके कितने हो जाएंगे N1 प्लस N2। तो ये आपके फॉर्मूला हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं किसका, ए का, और ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं बी का, तो दोनों फॉर्मूले को यूज़ किया जाएगा। इसी तरीके से आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ जाएंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स आएगा। चलिए इसे साफ कर देते हैं ताकि हम अब अगला पॉइंट पढ़ें। अब हम बेटा समझ लेते हैं मोलैलिटी। अब क्या समझ लेते हैं, मोलैलिटी समझ लेते हैं, मोलैलिटी समझते हैं। मोलैलिटी की पहले आप डेफिनेशन सुने, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, the number of moles of solute present in 1 kg of solvent, the number of moles of solute present in 1 kg of solvent। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 kg सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे मान लिया आपके पास ये 1 kg सॉल्वेंट है, कितना है ये 1 kg क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। तो इस 1 kg सॉल्वेंट के अंदर जितने आप मोल्स प्रेजेंट करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर मान लिया इसमें 2 मोल्स 3 मोल्स, जितने भी 1 kg के अंदर इसके मोल्स होंगे, और ऐसा करके कोई सॉल्यूशन आप बनाते हैं, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट की जाएगी मोलैलिटी में। उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस में रिप्रेजेंट की जाएगी बेटा, उसकी कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट की जाएगी मोलैलिटी में। अब बात आती है मोलैलिटी की रिप्रेजेंट, मैं ये बात यहाँ लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present 1 kg of solvent, और सॉल्वेंट की बेटा कंसंट्रेशन किस में होगी, 1 kg किलोग्राम में लिया जाएगा, ये ध्यान रखना है बात, किस में लिया जाएगा, किलोग्राम में लिया जाएगा, ग्राम में नहीं होगा, किलोग्राम में होगा। तो ये हो जाएगा इसे, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये रिप्रेजेंट्स किया जाता है स्मॉल m से, याद रखेंगे बात, मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m से रिप्रेजेंट किए थे। अगर इस बात को हम एक्सप्रेस करते हैं तो ये हो जाएगा कि मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का जो मास होगा बेटा वो
इसमें होगा, सॉल्वेंट में होगा। किस में होगा? सॉल्वेंट में होगा। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इतने इसमें जितने प्रेजेंट होंगे उस हिसाब से सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसकी मोलिटी होगी। अब अगर बात करते हैं इसके यूनिट की, अगर हम बात करते हैं यूनिट की, अच्छा यूनिट मोल फ्रैक्शन की एक बार यूनिट जान लो कि मोल फ्रैक्शन की यूनिट, तो मोल फ्रैक्शन जो यूनिट ऑफ ऐसे लिख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन उसमें रहेगा ना, मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस क्वांटिटी, या यूनिट लेस होती है। कैसी होती है वो? यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स थे, उसमें नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स थे, तो मोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मोल लिखा जाता है वो भी कैंसिल आउट, नीचे वाला भी कैंसिल आउट, तो यूनिट लेस हो जाएगी वो। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं, किसकी यूनिट की बात कर रहे हैं? मोलैलिटी की यूनिट की बात कर रहे हैं। देखो ऊपर जो हो जाएगा मोल हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मोल पर केजी। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी बेटा? मोल पर केजी होगा। अच्छा एक बात और, मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ मोल, एक ये वाला वर्ड आ रहा है मोल का, और एक मैंने ये लिखा MOL मोल लिखा। ये है जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहते हैं, और ये है यूनिट। ये क्या है? यूनिट है। तो दोनों में ये डिफरेंस समझ लेना अच्छी तरीके से। इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। इसको कभी कभी इस तरीके से भी लिख दिया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, मोल केजी इनवर्स, ऐसे भी लिख दिया जाता है, मोल केजी इनवर्स। आज के लिए यही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे तरीके से इनके एग्जांपल्स करेंगे, एक दो और एग्जांपल करने के साथ साथ हम आगे टॉपिक भी करेंगे। थैंक यू।